जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आई होप आप अच्छी तरह होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे, मस्त होंगे और मन लगाकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे तथा कहीं न कहीं अपने अंग्रेजी क्लास का इंतज़ार कर रहे होंगे। बच्चों, एक बार आप क्लास में जुट जाइए और पूरा फोकस आपका क्लास में होना चाहिए। बी कंसेंट्रेट इन द क्लास। बच्चों, आज का क्लास अंग्रेजी ग्रामर के नायरेशन चैप्टर से है। नायरेशन इज द टॉप मोस्ट थिंग ऑफ इंग्लिश ग्रामर। यह कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है और इसको हम बिल्कुल ही आसान तरीके से आपको ऐसे बताएंगे कि आपको आसानी से ये बातें समझ में आ जाएगी। तो प्यारे बच्चों, अधिक से अधिक स्टूडेंट के बीच में इसको आप शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अधिक से अधिक स्टूडेंट के बीच शेयर करें ताकि जिन बच्चों को लगता है कि नायरेशन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ही कठिन होता है, इसमें बहुत सारा रूल रेगुलेशन होता है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आप अटेंटिव होकर के क्लास को अटेंड करेंगे तो निश्चित रूप से आपको बहुत ही आसानी से बातें समझ में आ जाएगी। इसमें 6-7 स्टेज होते हैं, जिन कुछ मूल बातें हैं जिस पर आपको ध्यान देना है। अगर इन तमाम बातों पर आप ध्यान देते हैं तो आपके लिए नायरेशन कठिन नहीं होगा, नायरेशन बहुत ही आसान होगा और बिल्कुल ही आसान और सरल भाषा में हम आपको बताने की कोशिश करते हैं, इसलिए आपका पूरा फोकस क्लास में ही होना चाहिए। तो आइए बच्चों, अब मुद्दे की बात करते हैं, आते हैं हम अपने टॉपिक पर। आज का टॉपिक है नायरेशन। नायरेशन नरेशन का अर्थ होता है बच्चों स्टेटमेंट। स्टेटमेंट अर्थात कथन। बच्चों, किसी भी बात को हम दो तरह से अभिव्यक्त कर सकते हैं। एक डायरेक्ट, और दूसरा इनडायरेक्ट। डायरेक्ट का अर्थ होता है प्रत्यक्ष कथन और इनडायरेक्ट का अर्थ होता है अप्रत्यक्ष। वक्ता की बात को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों ही रूप में व्यक्त किया जा सकता है। किसी भी वाक्य को प्रत्यक्ष डायरेक्ट नायरेशन में और इनडायरेक्ट नायरेशन में दोनों तरह से व्यक्त किया जा सकता है। तो जो बात डायरेक्ट कही जाती है उसे डायरेक्ट नायरेशन, जो बात हूबहू वक्ता के शब्दों में ही रखी जाती है उसे हम डायरेक्ट नायरेशन कहते हैं, और जो बात वक्ता द्वारा कही गई बात होती है उसका सारांश या आशय लेकर के हम अपने शब्दों में अभिव्यक्त करते हैं, वह इनडायरेक्ट नायरेशन कहलाता है। तो बच्चों, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नायरेशन, डायरेक्ट नायरेशन का अर्थ हुआ प्रत्यक्ष कथन और इनडायरेक्ट का अर्थ हुआ अप्रत्यक्ष कथन। तो आपको बात समझ में आ गई। नायरेशन का अर्थ होता है स्टेटमेंट।
नरेशन का अर्थ होता है स्टेटमेंट या कथन। नैरेट का मतलब होता है कहना, और नैरेटर का अर्थ होता है कहने वाला। किसी को भी वाक्य को कहते समय ये तीनों होते हैं। एक तो कहने वाला जिसे नैरेटर कहते हैं, दूसरा नैरेट जिस बात को कही जाती है, और नायरेशन एक दूसरा नायरेट माने जो बात कही गई, और नायरेशन का अर्थ पहले ही बता दिया मैं, स्टेटमेंट। स्टेटमेंट में जो बात कही जाती है, कही गई बात, वो नायरेशन कहलाती है। तो बच्चों, हमारा कोई भी सेंटेंस इन्हीं तीन बिंदुओं पर घूमता है। तो बच्चों, आज का हमारा जैसा कि चैप्टर है नायरेशन, तो नायरेशन के अंतर्गत नायरेशन का अर्थ होता है कथन, नैरेट का अर्थ होता है कहना, बात को नैरेट करना यानी कहना, और नैरेटर का मतलब हुआ कहने वाला। किसी भी बात को कहने वाला तो कोई होगा ही, कहने वाला कोई ना कोई बात ही कहेगा। ये सारी बातें नायरेशन के अंतर्गत आती है। ऐसा बहुत से बच्चों के अंदर में दिमाग में भूत सवार होता है, नायरेशन क्या होता है, नहीं होता है। ऐसा कुछ नहीं है। ये बात को आप अच्छी तरह समझिए, और नायरेशन आपके लिए बिल्कुल ही आसान भाषा में समझ में आ जाएगा। और आई विल ट्राई टू डू माई बेस्ट टू अंडरस्टैंड यू एज ईजी एज इट इज पॉसिबल। तो देखिए, ये आगे बढ़ते हैं नायरेशन के विषय में और क्या क्या बातें होती है। बच्चों, एक सेंटेंस मैंने लिखा, आई से ही इज माई फ्रेंड। इसमें एक एक शब्दों पर ध्यान देने की जरूरत है। आई से ही इज माई फ्रेंड। बच्चों, इसके ऊपर इस सेंटेंस में कई पार्ट हैं। इसमें प्रत्येक पार्ट की भूमिका है। इसमें किसको क्या कहते हैं, सबसे पहले यह समझना अच्छी तरह जरूरी है। अगर आप इसमें कौन सा पार्ट क्या कहलाता है और किस पार्ट की कौन सी भूमिका होती है, इसको आप अच्छी तरह समझ लेंगे, फिर नायरेशन आपके लिए बिल्कुल हलवा हो जाएगा। तो इसलिए सबसे पहले आप इस बात को ध्यान से देखें। इसको और थोड़ा सा नीचे लिखते हैं। तो बच्चों, नायरेशन के अंतर्गत सबसे पहले कहने वाला होता है, जो किसी बात को कहता है, यानी रिपोर्ट को करता है, किसी भी बात का रिपोर्ट करता है। तो सबसे पहले इन्वर्टेड कामा के अंतर्गत एक रिपोर्टर होता है, एक रिपोर्टिंग वर्ब होता है। तो सबसे पहले इसमें
इन्वर्टेड कमा के बाहर जो सब्जेक्ट होता है उसको हम रिपोर्टर कहते हैं। जो क्या बात कही जा रही है, क्या सूचना है, उसका रिपोर्ट करता है। रिपोर्टर इज दैट पर्सन व्हिच रिपोर्ट इन एनीथिंग इन एनी सब्जेक्ट। किसी चीज़ के विषय में रिपोर्ट करता है, वह रिपोर्टर है। और इसको कहते हैं आरवी, रिपोर्टिंग वर्ब। इसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। तो ये इन्वर्टेड कॉमास के बाहर दो चीज़ें होती है, एक रिपोर्टर होता है, एक रिपोर्टिंग वर्ब होती है। अभी इतना ही आपको फर्स्ट स्टेज में मैं बता रहा हूँ। आगे जैसे जैसे स्टेज बढ़ेगा वैसे वैसे आपको बातें आगे बताई जाएगी। अब देखिए बच्चों, ये अंडर इन्वर्टेड कॉमास, इसको रिपोर्टर कहते हैं या दूसरे शब्दों में इसको सब्जेक्ट कहेंगे। और इसको हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं जो इन्वर्टेड कामा के आउट ऑफ इन्वर्टेड कामा होता है। और इन द इन्वर्टेड कामा जो होता है इसको हम इस टोटल कथन को हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। रिपोर्टेड स्पीच, इस टोटल कथन को हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। अब इसके बाद बच्चों इसके अंतर्गत एक वर्ब होता है जिसको हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब या रिपोर्टेड स्पीच वर्ब कह सकते हैं इसको। रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब यानी रिपोर्टेड स्पीच अंडर इन्वर्टेड कॉमा के अंतर्गत जो वर्ब होती है उसे रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब कहते हैं। इसको हम बाहर में जो वर्ब होती है उसको रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। बाहर के वर्ब को रिपोर्टिंग वर्ब और इसके अंदर के वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब। पूरे सेंटेंस को जो अंडर इन्वर्टेड कॉमा में होता है उसको हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। तो बच्चों सबसे पहली बात यह है कि नरेशन को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय चेंज फ्रॉम डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट, इन सारी चीज़ों पर ध्यान रखना जरूरी है कि इसमें रिपोर्टर कौन है। यानी यह रिपोर्टर है, सब्जेक्ट भी है और रिपोर्टर भी इसको कह सकते हैं, इसको सब्जेक्ट कह सकते हैं और इसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। ये रहा रिपोर्टर अर्थात सब्जेक्ट भी है ये। और ये रिपोर्टिंग वर्ब हो गया, यह जो है सो ऑब्जेक्ट हुआ और यह जो है रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब है। और अंडर इन्वर्टेड कॉमा जो भी सेंटेंस लिखा गया है यह रिपोर्टेड, टोटल को रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। तो आई होप बच्चों आपको बात अभी तक जो मैंने बताया वो आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। तो बच्चों एक बार आप बता दीजिए कि अभी तक जो मैंने बताया वो बातें आपको अच्छी तरह समझ में आ गई। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, बहुत से बच्चों का कमेंट आ रहा है कि बात अच्छी तरह समझ में आ गई, इसलिए
यहाँ तक बात समझ में आ गई, इसलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, एक एक चीज को बहुत बारीकी से ध्यान से आपको समझना है। अगर कहीं भी आप मिस होते हैं तो फिर आपको दिक्कत हो सकता है, देयर मे बी प्रॉब्लम। तो बच्चों, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय कुछ पैटर्न है जिसको फॉलो करना होता है। तो सबसे पहली बात है, जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में हो, तब रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब में कोई चेंज नहीं होता है। चेंज नहीं होता है। जब रिपोर्टिंग वर्ब, बच्चों आपको सेंटेंस लिख करके मैंने बता दिया, समझा दिया कि रिपोर्टिंग वर्ब का स्थान कहाँ है। जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में हो, तीन टेंस ही होता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो दो का तो झमेला खत्म हो गया, पहले ही झमेला हमने खत्म कर दिया कि जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस व्हिच ऑलवेज बी, रिपोर्टेड स्पीच व्हिच ऑलवेज बी इन द अंडर इन्वर्टेड कामा, जो अंदर इन्वर्टेड कामा के अंतर्गत होता है, उस रिपोर्टेड स्पीच का अंदर में जो वर्ब होती है उसका टेंस नहीं बदलता। ये स्पष्ट अपने दिमाग में कंसेप्ट को बैठा लीजिए। जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस कभी नहीं बदलता। केवल जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तभी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर आपको हम बताते हैं, आइए एक उदाहरण लेकर के। हाँ ठीक है, जैसे ही सेड आई एम योर फ्रेंड। तो बच्चों, ये मैंने बताया कि रिपोर्टेड स्पीच है। स्पीच ए है और इसको मैंने बताया आर भी रिपोर्टिंग वर्ब है। रिपोर्टेड एसपी का, रिपोर्टेड एसपी जो है, यह जो है
रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब है। ये रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब है। तो मेरे कहने का तात्पर्य यही था बच्चों कि जब रिपोर्टिंग वर्ब, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, जो रिपोर्ट कर रही है, रिपोर्टर जो रिपोर्ट कर रहा है, उस रिपोर्टर का ये वर्ब है, इसको रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। इस रिपोर्टिंग वर्ब, अगर यह रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो ऐसी स्थिति में रिपोर्टेड स्पीच के अंतर्गत विच ऑलवेज बी अंडर इन्वर्टेड कॉमाज, आप देखिए कि रिपोर्टिंग वर्ब जो होगा, रिपोर्टेड स्पीच का जो वर्ब होगा वो अंडर इन्वर्टेड कामा के अंतर्गत हमेशा होगा। तो इसका टेंस चेंज नहीं होगा कभी भी, जब प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में ये रिपोर्टिंग वर्ब होगा। जब ये रिपोर्टिंग वर्ब जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है, अगर प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच के अंतर्गत जो वर्ब होगा, जिसे रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब कहते हैं, इसका टेंस चेंज नहीं होगा। जैसे एम है तो आज नहीं होगा, ठीक है। तो ये जो है, ये रिपोर्टिंग वर्ब जो है रिपोर्टेड स्पीच के अंतर्गत, इसका टेंस चेंज नहीं होता है। तो मेरे कहने का, बताने का तात्पर्य ये था कि रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब कौन सा है, तो यही है रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब। जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में होगा, ऐसी स्थिति में रिपोर्टेड स्पीच के अंतर्गत जो वर्ब होगा उसका टेंस नो चेंज, किसी प्रकार का चेंज नहीं होगा। बच्चों, नरेशन जानने के पहले कुछ और ऐसी चीजें हैं जिसको जानना जरूरी, मस्ट है, जिसको जाने बिना आप नरेशन अच्छी तरह समझ नहीं पाएंगे। नरेशन के अंतर्गत कुछ चेंजिंग होता है, जैसे चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ केसेज, केस चेंज होता है। तो इसके लिए आपको केस को जानना जरूरी होगा। तो आइए हम इसमें केस कितने प्रकार का होता है, कौन सा केस कहलाता है, इसके बारे में हम जानकारी करें। तो बच्चों, ये आप चार्ट देख रहे हैं, ये केस का, आपको नरेशन बनाते समय नरेशन डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट नरेशन में जब चेंज करेंगे तो उस समय आपको इन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। यानी चेंजिंग फ्रॉम डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट, आपको केस के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा बच्चों। केस, तो केस कितने प्रकार का होता है यहाँ आप ध्यान दीजिए। सब्जेक्टिव केस, जिसको नॉमिनेटिव केस के नाम से भी जानते हैं, सब्जेक्टिव केस जिसको नॉमिनेटिव केस के नाम से भी जानते हैं, ऑब्जेक्टिव केस, और तीसरा है पोसेसिव केस। इन तीनों केस का ध्यान नरेशन के अंतर्गत रखना पड़ता है। अगर केस पर आपका कमांड सही सलामत हो गया तो नरेशन आपके लिए आसान हो जाएगा। अगर केस में आप मिस करेंगे तो फिर नरेशन आपके लिए थोड़ा कठिन होगा और आप उसमें मिस करने लगेंगे। इसलिए प्यारे बच्चों, आपसे रिक्वेस्टली हमको ये कहना है कि इस बात पर आप पूरी तरह ध्यान दें, केस के ऊपर। जैसे है
आई, तो आई सब्जेक्टिव केस है, इसका ऑब्जेक्टिव केस मी होता है और इसका पोसेसिव केस माई होता है। ठीक इसी प्रकार वी है, वी का ऑब्जेक्टिव केस अस है और पोसेसिव केस आवर है। यू है, यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है और पोसेसिव केस योर होता है। ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम हुआ और पोसेसिव केस हीज हुआ। सी का ऑब्जेक्टिव केस हर है और इसका पोसेसिव केस हर है। दे का ऑब्जेक्टिव केस देम और पोसेसिव केस देयर होता है। ईट का ऑब्जेक्टिव केस है, ईट सब्जेक्टिव केस है और इसका ऑब्जेक्टिव केस ईट ही होगा और इसका पोसेसिव केस ईट्स होता है। तो बच्चों ये रहा केस जिसको आपको चाहे रट्टा मार करके या जैसे भी इसको अपने माइंड में नारेशन बनाते समय प्रेजेंट रखना पड़ेगा। एकदम से आपको इसको याद रखना पड़ेगा कि सब्जेक्टिव केस का ऑब्जेक्टिव किस सब्जेक्टिव केस का कौन सा ऑब्जेक्टिव केस होगा। साथ ही साथ रिकॉग्नाइज भी करने के लिए आपके दिमाग में होना चाहिए कि कौन सा केस है। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल अभी मैं पूछ रहा हूं आपसे, मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं अभी और नायरेशन आपसे प्रश्न करेगा नायरेशन बनाते समय कि मी कौन सा केस है। अगर आपका ध्यान सही सलामत है कि हाँ ये मी आई सब्जेक्टिव केस है और इसका केस ऑब्जेक्टिव केस मी होता है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस इसका मी होता है और पोसेसिव केस माई होता है। तो इसको आपको याद करना पड़ेगा, तभी जाकर के नायरेशन आपके लिए आसान होगा और नायरेशन में बात आप अच्छी तरह समझ पाएंगे। इसलिए बच्चों कुछ नियम्स हैं जिसको आपको फॉलो करना पड़ेगा और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको याद रखना पड़ता है और माइंड में प्रेजेंट रखेंगे, फिर जो है सो आपको नायरेशन बिल्कुल ही आसान लगेगा कि नायरेशन आपको बिल्कुल आसान है। बच्चों एक प्रश्न उठता है कि आप पहचाने कैसे कि कोई केस जो है कौन सा केस सब्जेक्टिव है और कौन सा केस ऑब्जेक्टिव है। तो बच्चों इसके लिए एक ट्रिक है, सारा ग्रामर जो है सो एस भी ओ इसके ऊपर डिपेंड है। सब्जेक्ट वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट के ऊपर डिपेंड है। तो कौन सा केस कहाँ आता है और उसको कैसे पहचाने, इसके लिए आपको ये जान लीजिए कि सब्जेक्टिव केस आइए भी आई जो मैं बता रहा हूँ भी आई चीज है कि सब्जेक्टिव केस हमेशा वर्ब के पहले आता है। सब्जेक्टिव केस हमेशा ही वर्ब के पहले आता है। दूसरा ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस हमेशा वर्ब के
बाद आता है। मैंने बताया सब्जेक्टिव केस हमेशा वर्ब के पहले आता है। हम पहचान लेंगे कि कैसे पहचानेंगे कि ये सब्जेक्टिव केस है या ऑब्जेक्टिव केस है। तो सब्जेक्टिव केस की पहचान ये है कि सब्जेक्टिव केस हमेशा वर्ब के पहले आएगा और ऑब्जेक्टिव केस वर्ब के बाद आएगा। तीसरा स्थिति ये है, तीसरी स्थिति है कि पोसेसिव केस। तो बच्चों पोसेसिव केस की जहाँ तक बात है, पोसेसिव केस सेंटेंस में कहीं भी आ सकता है, लेकिन फिर भी पहचाने कैसे, इसके पहचान का कुछ तरीका है। पोसेसिव केस सेंटेंस में कहीं भी आ सकता है। लेकिन अपने बगल में एक नाउन लेकर के आता है। लेकर आता है। इसकी पहचान ये है बच्चों कि पोसेसिव केस सेंटेंस में कहीं भी आ सकता है। सब्जेक्टिव केस तो वर्ब के पहले आता है, ऑब्जेक्टिव केस वर्ब के बाद आता है, लेकिन पोसेसिव केस वर्ब के में कहीं सेंटेंस में कहीं भी आ सकता है। और पोसेसिव केस अधिकार जताता है, यानी अधिकार इसमें जताया जाता है और एक बगल में अपने नाउन लेकर आता है। तो आइए बच्चों पोसेसिव केस और सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस का एक एक उदाहरण प्रस्तुत कर इसको और स्पष्ट कर लिया जाए। तो आइए बच्चों इसको एक दो उदाहरण के द्वारा सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव और पोसेसिव केस को स्पष्ट कर लिया जाए। I know you. This is my book. बच्चों सेंटेंस आपके सामने है, आप देखिए। और बच्चों वर्ब से मतलब यहाँ चाहे मेन वर्ब हो या हेल्पिंग वर्ब हो, दोनों में कोई भी वर्ब हो, यहाँ आपके नारेशन के अंतर्गत वर्ब से मतलब हेल्पिंग वर्ब, आइदर इट में बी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, दोनों में कोई भी वर्ब हो, वर्ब से मतलब है। तो मैंने जैसा कि पहले बताया था कि सब्जेक्टिव केस वर्ब के पहले आता है। तो मैं पूछूं आपसे कि सेंटेंस में सब्जेक्टिव केस कहाँ है? आई नो यू, आई नो यू, इसमें सब्जेक्टिव केस कहाँ दिखाई दे रहा है? तो बच्चों जल्द से कमेंट कीजिए, जल्द से जवाब दीजिए, सब्जेक्टिव केस इसमें कहाँ दिखाई दे रहा है? आई नो यू, बताइए। हाँ, बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा है कि आई यहां पर सब्जेक्टिव केस है। बहुत अच्छी बात बच्चों, आई होप आप लोगों को बात अच्छी तरह समझ में आ रही है। आई यहाँ सब्जेक्टिव केस है और इस सेंटेंस में चूंकि यहाँ नो माने जानना वर्ब है और इसके जस्ट पहले आई सब्जेक्टिव केस हुआ। अब इसमें प्रश्न उठता है कि ऑब्जेक्टिव केस है क्या? इसमें ऑब्जेक्टिव केस है?
यस, ऑब्जेक्टिव केस है और वह है यू। तो बच्चों यू ऑब्जेक्टिव केस है, इसलिए कि यह वर्ब के जस्ट बाद आया। तो बच्चों सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस आई होप आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। और मैंने जो चार्ट बनाकर सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और प्रोसेसिव केस के बारे में बताया, उसको आप दिमाग में सेटअप कर लेंगे, याद कर लेंगे, तो आपको आगे का जो चैप्टर होगा नारेशन के अंतर्गत अगला स्टेज जो होगा उसको समझने में बहुत ही आसानी होगी और कुछ भी आपको ऐसा महसूस नहीं होगा, कठिन नहीं महसूस होगा जो हवा बना कर रखे नारेशन बहुत भारी होता है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो बच्चों ये आई यहाँ पर सब्जेक्टिव केस हुआ बिकॉज यह कब आया है, तो जस्ट वर्ब के पहले आया है, आई नो यू, और यू यहाँ पर सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव केस हुआ इसलिए कि यह वर्ब के जस्ट बाद आया है। अब देखिए दिस इज माई बुक, यह मेरी किताब है। यहां मैंने बताया था जैसा कि पहले आपको कि पोसेसिव केस में अधिकार जताने की बात आती है। तो इसमें अरे किसी भी चीज पर, कोई वस्तु हो, कुछ भी हो जिस पर कोई अधिकार जताया जाए तो वह पोसेसिव केस हुआ। तो जैसा कि बच्चों दिस इज माई बुक, यहां बुक है, बुक क्या है बच्चों, बुक नाउन है, बुक इज नाउन, बुक नाउन है और दिस इज माई बुक। तो आपको पहले मैं बताया था बच्चों आई सब्जेक्टिव केस है और आई का ऑब्जेक्टिव केस मी है और मी इसका सब्जेक्ट पोसेसिव केस माई होता है। तो बच्चों माई यहाँ पोसेसिव केस है और क्यों है वाई, माई इज पोसेसिव केस हियर बिकॉज यहाँ पर नाउन लेकर के आया है, माई यहाँ नाउन लेकर आया है इसलिए माई यहाँ पर पोसेसिव केस हुआ और अधिकार जताया जा रहा है यहाँ दिस इज माई बुक, यह मेरी किताब है। तो बच्चों आई होप आपको बात अच्छी तरह समझ में आ गई होगी केस के बारे में, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पोसेसिव केस, ये तीनों केस आपको समझ में आ गए होंगे और ये केस को आप चार्ट के द्वारा याद कर लें ताकि आगे जो नारेशन हमको सीखना है उसमें किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम ना हो। तो बच्चों ये रहा नारेशन से संबंधित आज का यह आपका चैप्टर। इसके बाद आइए हम इसके अलावा कौन कौन चेंज होता है, इसके बाद पर्सन के बारे में हम आपको बताते हैं कि इसमें पर्सन का भी चेंजिंग होता है। तो इस केस को आप इस चार्ट जो बताया मैंने उसको अच्छी तरह से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको याद कर लीजिए। बच्चों केस के अलावा पर्सन को जानना जरूरी है। इसमें चेंज ऑफ पर्सन होता है, चेंज ऑफ केस, चेंज ऑफ पर्सन एंड चेंज ऑफ टेंस। तो टेंस आपको पहले पढ़ाया जा चुका है, अभी मैंने केस के बारे में बता दिया। अब इसके बाद से आपको पर्सन के बारे में। तो बच्चों पर्सन में कोई भी बात जो कहने वाला होता है वह फर्स्ट पर्सन का। तो बच्चों मैं बता रहा था अभी आपको कि नारेशन डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। एक तो चेंज ऑफ केस, दूसरा चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस। तो बच्चों मैंने चेंज ऑफ केस के बारे में चार्ट बनाकर आपको बता दिया। उस चार्ट को अपने माइंड में आप सेटअप कर लीजिए, याद कर लीजिए
दूसरा चीज पर्सन के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि नरेशन के दौरान पर्सन को कैसे चेंज किया जाता है। तो इसके लिए पर्सन के बारे में जानकारी रखना जरूरी है। पर्सन, आप हिंदी में भी वैसे पढ़े होंगे, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो पर्सन के अंतर्गत बच्चों ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति बात कहता है और कोई दूसरा व्यक्ति उस बात को सुनता है। कहने वाला व्यक्ति किसी के बारे में, विषय में कोई बात कहता है। जैसे मान लीजिए ए ने बी से यहां कोई बात कही, बी ने इसकी बात सुन करके सी से आकर चुंगलाबाजी किया या जो कुछ भी किया, सी से अपनी बात बता दी कि देखो जी वो तो ऐसा ऐसा बात बोल रहे थे। यही न होता है। तो कहने वाला ए पर्सन, बोलने वाला बी सेकंड पर्सन, कहने वाला फर्स्ट पर्सन, सुनने वाला सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में बात कही गई थर्ड पर्सन। तो बच्चों, कहने वाला वक्ता जो है फर्स्ट पर्सन होता है और सुनने वाला सेकंड पर्सन होता है, और जिसके बारे में बात कही जाती है वह थर्ड पर्सन होता है। जैसे राम ने कहा राम ने मोहन से कहा, कि सोहन को बोल दो, सोहन को बता दो कि मेरी पुस्तक वापस कर दे, मेरी पुस्तक वापस कर दे। तो बच्चों, ऐसी स्थिति में राम यहाँ फर्स्ट पर्सन हुआ, सुनने वाला मोहन सेकंड पर्सन, और थर्ड पर्सन यहाँ पर सोहन के विषय में बात कही गई, इसलिए वो सोहन यहाँ थर्ड पर्सन हुआ। बच्चों, इस प्रकार से अंग्रेजी में भी पर्सन होता है। जैसे देखिए, फर्स्ट पर्सन आई वी, सेकेंड पर्सन यू, और शेष जो बचते हैं वो थर्ड पर्सन होते हैं। ही, सी, दे, इट और नेम, मेल और फीमेल, ये सब थर्ड पर्सन होते हैं। तो बच्चों, पर्सन का, केस का ध्यान रखना जरूरी है। नरेशन बनाते समय केस और पर्सन का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो आज का टास्क बच्चों इतना ही है कि आप पर्सन और केस के चार्ट जो दिया गया आपको, उसको आप हर हालत में याद करके आएंगे। तो नेक्स्ट जो हमारा स्टेज होगा नरेशन सीखने का, उसमें सहूलियत मिलेगी और आप अच्छी तरह बात समझ लेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज इतना ही, और आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। अगर आपको क्लास अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और अधिक से अधिक छात्रों के बीच में इसे शेयर कर देंगे कि बहुत सारे छात्र जो ऐसा समझते हैं कि नरेशन बहुत कठिन है,
बहुत सारे छात्रों का कल्याण हो सके। तो मिलते हैं कल के क्लास में। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मन लगाकर पढ़ते रहिए। जय हिंद।